हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। तो कूलम्ब ने क्या किया था, एक बार 1785 में कूलम्ब जी ने 1785 में एक एक्सपेरिमेंट किया। किसके लिए? चार्जों के बीच में ना एक्सपेरिमेंट किया बिटवीन द स्मॉल चार्जेज। उनके बीच में देखा कि किस प्रकार से अट्रैक्शन या किस प्रकार से रिपल्सन का जो फोर्स आ रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने क्या किया, उस लगने वाले फोर्स को डिफाइन किया। तो जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज, और स्टैटिक मतलब पोजीशन। जब चार्ज रेस्ट पर होते हैं तब उन पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये फोर्स जो लग रहा था, उन्होंने क्या देखा कि फोर्स कैसे लग रहा है। देखा उन्होंने कि मान लीजिए कोई दो चार्ज ले लीजिए, एक हमने ले लिया Q1 चार्ज और एक हमने क्या ले लिया भाई, Q2 चार्ज ले लिया। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि ये दोनों पॉजिटिव भी हो ना, या दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ज क्या हो, पॉजिटिव हो, और दूसरा चार्ज क्या हो भाई, नेगेटिव हो। ठीक है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, बिल्कुल रिपल्सन वाला फोर्स काम करेगा ना। दोनों अगर पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हो तो दोनों एक दूसरे को रिपल कर जाएंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो ये फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, जब पॉजिटिव पॉजिटिव लगेगा तो ये इधर फोर्स काम करेगा। क्या लगेगा? ये लगेगा फोर्स F12। ये क्या दिखा रहा है ना, दिखा रहा है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 ना मतलब कि इसको मैं जो F12 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन Q1, इस Q1 बॉडी पर फोर्स लग रहा है किसके कारण से, Q2 की वजह से। ठीक है, अच्छा, अगर इधर ही फोर्स, ये जो अब ये वाला जो चार्ज होगा इस चार्ज को रिपल करेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स लग रहा है किस चार्ज पर, Q2 वाले पर लग रहा है। किसकी वजह से? Q1 वाले की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, ये जो फोर्स आपका F12 है, यह F12 क्या डिनोट कर रहा है भाई, ये डिनोट कर रहा है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करता F21 बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है भाई, इस और अच्छा, अगर मान लीजिए ये उधर होगा तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा F12, या मतलब क्या करेगा, 1 वाले पर Q2 वाला अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F21 का फोर्स लगेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो मान लीजिए दूरी कितनी है भाई, R है। ठीक है, अच्छा ध्यान समझिए, तो ये जो फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स इन दोनों चार्जों के बीच में लगता है, यह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ऐसे समझ सकते हो क्या, कि जैसे ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा दोनों का मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा जितना ज़्यादा होगा, उन्होंने कहा कि फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा ना। ये चार्जेस जितने कम होंगे उनके बीच लगने वाले फोर्स भी क्या होंगे, उतने ही कम होंगे। अच्छा, इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज जो है यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, या तो वो अट्रैक्शन का हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, रिपल्सन का फोर्स हो सकता है। ठीक है, या तो अट्रैक्शन या तो फिर रिपल्सन का फोर्स होगा। और जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसके लिए किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था पॉइंट चार्जों के लिए। किसके लिए किया गया था, कि जो पॉइंट चार्ज होंगे, मतलब बहुत ही छोटे चार्ज होंगे। देखिए, लेकिन से कूलम्ब ने
और ना तो फिजिक्स में कभी भी पॉइंट चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया है ना, कि पॉइंट चार्ज एक्चुअल में क्या होता है। देखो अगर मान लीजिए, जैसे ऐसे समझो कि मान लीजिए ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी एक फोर्स काफ़ी मिलता जुलता है, तो जैसे ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन यही ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो ये कैसे काम करेंगे, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज जैसे काम करेंगे या पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे काम करते हैं ना, या पास पास होंगे तो थोड़ा बड़े बड़े नजर आएंगे, तो दूर होंगे या पास होंगे, इसीलिए बस इसका नाम रख दिया गया, क्या, इसका नाम केवल कह दिया गया कि पॉइंट चार्ज है। ठीक है, चलो अच्छा, अब समझते हैं कि इसका डिफिनीशन एक्चुअल में क्या होता है। इन्होंने क्या कहा कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन, इसके बीच में तो फोर्स काम करेगा, कैसा कैसा काम करेगा भाई, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, पहला तो क्या कहा उन्होंने कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेज। पहला उन्होंने क्या कहा कि directly proportional to the product of the magnitude of two charges and, और क्या होगा कि it is inversely proportional to the square of distance between two charges ना, and inversely proportional। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो फोर्स लग रहा है, ये उन्होंने कहा कि पहला कहा कि उन दोनों के चार्जेस के जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। तीसरे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह बात का मैटर नहीं करेगा कि यह चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, ये जो भी होगा Q1 Q2 की जो वैल्यू रखा जाएगा उसके साथ रखा जाएगा। ठीक है, एंड इन्होंने दूसरा क्या कहा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर के इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे कॉमन सेंस के द्वारा भी इस बात को समझा जा सकता है भाई कि अगर ये चार्ज अगर क्या होंगे, अगर बिल्कुल पास पास होंगे, जब पास पास होंगे इसका मतलब पक्का है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, है ना। अच्छा, जब बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसे समझो ये स्क्वायर जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा कि जब ये आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जब कम हो जाएगा, जब आर ए कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। कैसे, उसके स्क्वायर टाइम से बढ़ेगा ना। देखो ये जब आर जितना बढ़ रहा है उतना तेज़ी से कम या फिर ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार से क्या हो, अभी इसका प्रोडक्ट जो होगा चार्जों का, अभी चार्ज जितने बड़े ज़्यादा होंगे, जितने बड़े बड़े होंगे, उसका जो फोर्स होगा, उसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, उसके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई, अगर इन दोनों इक्वेशन को एक में मिला दिया जाए ना, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को एक में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। जब ये प्रोपोर्शनल टूटेगा तो ये हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा जिससे क्या कहा जाएगा, एक के हो जाएगा, ये होगा क्या, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये जो के है वो के है क्या, के जो है एक कांस्टेंट है, वेयर यहाँ पे जो के है, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वेयर के इज द कांस्टेंट इट नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कैसा होता है, ये जो दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, दोनों कहाँ से लेते हैं, बिल्कुल सेंटर से, और जो फोर्स की जो लाइनें होंगी, जो फोर्स की लाइनें होंगी इन दोनों के सेंटर से मिलाकर होके जाने वाली लाइनें होंगी। जैसे मान लो ऐसे नहीं होगा, जैसे फोर्स है ना, ये Q1 Q2 जो है Q1 फोर्स लगा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स इधर की तरफ लगा दे, या ये वाला जो फोर्स इस पर लगा रहा है या F21 जो लगा रहा है, ऐसा नहीं कि इधर लगा दे या फिर इधर लगा दे, ऐसा नहीं। मतलब ये फोर्स ये लगा रही थी कि सेंटर से, इसके सेंटर से जो लाइन जो ज्वाइन करेगी, इन दोनों के सेंटर से जो लाइन होकर के जाएगी वही लाइन सीधे उसी के सामने, ये लाइन इसी के सामने सीधे इस पर फोर्स लगाती है। ठीक है भाई।
ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्या कि ये जो फोर्स लग रहा है F, ये क्या करेगा, एक्ट along the line joining सेंटर। ठीक है भाई, ये दोनों के सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है ना, ऑफ टू चार्जेज, ये जो दोनों चार्ज हैं उन दोनों के सेंटर से होकर के फोर्स एक्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फोर्स इस पर फोर्स लगा रहा है तो इधर फोर्स लगा रहा हो, ऐसे नहीं, ये इसको बिल्कुल सीधे इसी की डायरेक्शन में सीधे ढकेल रहा होगा इधर, ये इसको ढकेल रहा होगा इधर ना, ये इसको, ये क्या कर रहा होगा, ये इसको सीधे खींच रहा होगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा सीधे सीधे ना, उसी लाइन पर ये दोनों क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया, बहुत अच्छे। अब देखते हैं के की वैल्यू क्या होती है। जहाँ पर जो के है, यह के का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 9 × 10⁹। ठीक है, अच्छा कितना, अगर इसका यूनिट निकालोगे तो देखो ये के निकालोगे तो ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह फाइव स्क्वायर अपन Q1 Q2, तो हो जाएगा कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पर कूलाम स्क्वायर। नहीं समझ में आया, देखो आर ले आके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालो, देखो ये जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा F(r²), ये Q1 Q2 अपान में आएगा तो हो जाएगा क्या, Q1 Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देखो एफ का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया, ए आर का कितना हो गया भाई, ये डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर, Q1 का भी कूलाम, इसका भी कूलाम, तो कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर जो होगा, इस के का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो के होता है ना, ये जो के होता है, के की वैल्यू हो जाती है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही जो होता है, यही वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी, इट इज़ द परमिटिविटी, ये जो होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। इसका मतलब ये समझो, जैसे मान लीजिए वैक्यूम के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए ना, वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होगी के की, ये कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर उसका पर कूलाम स्क्वायर होगा ना। मतलब ये जो के की वैल्यू होती है ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ये समझो के की वैल्यू इसके ऊपर, देखो एफ इक्वल टू के ना, अगर के की वैल्यू वेरी करेगी तो मतलब क्या होगा, एफ की वैल्यू भी वेरी करेगी। इसका मतलब हो गया क्या कि एफ एंड के आर डिपेंड ऑन मीडियम ना, बिटवीन द चार्जेज, चार्जों के बीच में जो मीडियम होता है यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई हुई है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर उसका पर कूलाम स्क्वायर जो आया हुआ है, यह किसके लिए आया हुआ है, यह जब फ्री स्पेस होगा ना, जब कहीं फ्री स्पेस होगा फिर या एयर होगा तब के लिए वैल्यू यह होगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर मीडियम, जैसे मीडियम क्या, जैसे माइका हो गया उसके लिए वैल्यू अलग आएगी ना, कोई प्लास्टिक हो गया उसके लिए वैल्यू अलग आएगी ना, अलग अलग चीज़ों के बीच में अगर चार्ज को रख कर देखोगे तो उसके लिए जो वैल्यू आएगी वह क्या हो जाएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है भाई ना, उसके लिए जो वैल्यू आएगा बिल्कुल क्या होगा, वो अलग अलग वैल्यू आएगी। अगर बात करें परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है फ्री स्पेस के लिए, तो फ्री स्पेस के लिए जैसे देखो एप्सिलॉन नॉट लगा होगा तो ये समझिए क्या है कि वो फ्री स्पेस के लिए बात कर रहा है ना, ऐसे तो बस क्या रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा, जब एप्सिलॉन रहेगा तो बात यहाँ पर लिखा रहेगा किसी मीडियम के लिए बात कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए वो होता है कितना, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लगभग है 8.86 × 10⁻⁻12 होता है। कितना, इसका यूनिट क्या होगा, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि परमिटिविटी में जब अगला लेक्चर लूँगा तो परमिटिविटी को उसमें अच्छे से और डिफाइन करूँगा। ठीक है, लेकिन अगला लेक्चर नहीं, अगले लेक्चर में पहले तो मैं कूलाम्स लॉ पढ़ा करके इसका वेक्टर रूल भी बता करके
ठीक है ना। उसके बाद पहले तो इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है ढेर सारा। अच्छा कुछ IIT में आए हुए न्यूमेरिकल, जेईई मेंस में आए हुए न्यूमेरिकल ना, उस सब में आए हुए न्यूमेरिकल, और कुछ आपको बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। बोर्ड लेवल का जो मैं वीडियो बनाऊंगा अलग बनाऊंगा, और IIT नीट्स के जो आए हैं न्यूमेरिकल्स उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो के की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, के की वैल्यू ये रहा। तो इसका मतलब कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R² हो जाएगा। यह फोर्स का वैल्यू हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, ये आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार समराइज इसको कर दे रहा हूँ ना। देखो, जब भी कोई दो चार्ज रखा जाएगा पॉइंट चार्जेज, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स करेगा, जो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस के बीच में काम करेगा। मतलब जो फोर्स काम करेगा इन दोनों के सेंटर से जो लाइन होकर पास करी, उसी लाइन पर होते हुए ये फोर्स वर्क करता है ना। ये फोर्स कैसे वर्क करता है, ठीक है। एक फोर्स का नाम क्या है, इस फोर्स का नाम कह सकते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है, यह फोर्स बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है भाई। एंड इट इज़ इस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने एक में मिला दिया, ठीक है। जब ये प्रोपोर्शनल को तोड़ोगे एक कांस्टेंट आएगा, के आ गया, वो कांस्टेंट के होगा, के इक्वल टू होगा, के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि किसके बराबर होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है ना। यही आपका क्या है भाई, ये आपका कूलम्ब्स लॉ है। क्लियर हुआ बात। अच्छा, ये जो के का आपका यूनिट होता है, के की यूनिट कितने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर मैं इसका वेक्टर रूप बताता हूँ। चलिए देखते हैं। जेईई मेंस में एक बार 2013 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा हुआ है, CBSE बोर्ड ने इसको कई बार पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं तो कैसे निकालेंगे परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला। देखो सिंपली अब क्या है, ये फार्मूला आपका क्या है, F = क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 अपान R² है, ठीक है।